छात्रों, आज हम आपको वर्ण व्यवस्था पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो आज हम वर्ण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वर्ण की परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि अथवा इकाई जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाती हैं, जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग, घ। क बराबर क जमा अ। क वर्ण नहीं है, बल्कि क जिसमें हलंत लगा हुआ है वो वर्ण है, क्योंकि हलंत वाला वर्ण और विभाजित नहीं हो सकता। मानक हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार से है: अनुस्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग। ये स्वर नहीं है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अंग जिसपे चंद्रबिंदु होता है उसको अनुनासिक कहते हैं। व्यंजन: क, ख, ग, घ अंग कवर्ग, च, छ, ज, झ, ञ चवर्ग, ट, ठ, ड, ढ अण तवर्ग, त, थ, द, ध, न तवर्ग, प, फ, ब, भ, म पवर्ग, य, र, ल, व अंतस्थ, श, श, स, ह ऊष्म, श्र, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं। आइए अब इनके बारे में विस्तृत से पढ़ते हैं। वर्ण 2 प्रकार की होती हैं: स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है और उनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वर के भेद: उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार की होती हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इसमें ये 4 होते हैं: अ, ई, उ, री से ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना यानी 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नहीं होता, किंतु दूर से पुकारने और गाने में इसका प्रयोग होता है, जैसे ओम। आपको यहाँ पर एस दिख रहा है, या कहीं कहीं पर संस्कृत में इन स्वरों के आगे 3 लिखने की परंपरा भी है, तो कहीं कहीं एस या 3 दोनों ही लिखे जाते हैं, और इनका मतलब है कि इनको हमें बहुत खींचकर बोलना है। स्वर की मात्राएं: व्यंजनों के साथ जो स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है तो स्वर अपने मूल रूप को छोड़कर अपने विशेष चिन्हों के रूप में उनके साथ जुड़ते हैं। इन्हीं विशेष चिन्हों को स्वर की मात्रा कहते हैं। यहाँ आपको स्वर और उनकी मात्राओं और उनसे बने शब्द दिखाए गए हैं। अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती: नहर, महल, कलश। आ, सारा, पालक, आकाश। ई, किताब, मिलन, सितार। ई, दीपक, महीना, दीवार। उ, गुलाब, सुबह, कुर्ता। ऊ, मूल, कपूर, गुदा। री, कृपा, वृक्ष, कृषक। ए, सेना, सवेरा, करेला। ऐ,
सैनिक, पैसा, तैराक। ओ, मोर, ढोलक, कठोर। औ, पौधा, मौन, चौराहा। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये स्वर नहीं है, परंतु व्यंजन के साथ ये भी चिन्ह के रूप में लगती हैं। अनुस्वार, जिसका लिपि चिन्ह है बिंदु। अनुस्वार प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदी के रूप में प्रयोग होता है, जैसे गंगा, पंजा, चंदा, मंदिर। यहाँ आपने देखा कि गंगा में ग और ग के बीच में पंचम वर्ण अंगा लिखा हुआ है। अगर हम इसे अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम बिंदी का प्रयोग करेंगे। अनुनासिक, मुख व नाक दोनों से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु होता है, जैसे आँख, पाँच, मूछ आदि। विसर्ग, इनका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका चिन्ह दो बिंदु होती हैं, जैसे प्रातः, अतः। व्यंजन, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और मुख से निकलने वाली वायु कहीं न कहीं रुककर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजनों को लिखा तो जा सकता है, किंतु उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, जैसे क, त, म। इसमें हम लिखकर तो इसमें हलंत के द्वारा बता सकते हैं, लेकिन बोलने में हमें इसको स्वर का प्रयोग करना पड़ेगा। व्यंजनों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के दो अंग आपस में एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ग के वर्ण के आधार पर रखा गया है। इनकी संख्या 25 है। ये व्यंजन इस प्रकार से है: क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का लगता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली हवा अत्यधिक रगड़ खाने के कारण ऊष्म गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन संख्या में 4 हैं: श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। द्वित व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन का अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे चम्मच, लड्डू, बच्चा, गन्ना। यहाँ आपने देखा चम्मच में म, दो म जो है दोनों समान स्वर हैं, लेकिन पहला स्वर रहित व्यंजन है, दूसरा स्वर सहित व्यंजन है। संयुक्त अक्षर या व्यंजन गुच्छ, जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन से संयुक्त होता है तो उसे संयुक्त अक्षर या व्यंजन गुच्छ कहते हैं, जैसे प्रयत्न, रक्त, मक्खी, पत्थर आदि। इन्हें 3 रूपों में लिखा जा सकता है: खड़ी पाई हटाकर, जैसे 11। इसमें 11 में ग में जो खड़ी पाई है उसको हटा दिया गया है। ज्वाला, ज में आपकी खड़ी पाई हट गई, ज्वाला, व्यक्ति, स्तुति, पत्थर आदि। घुंडी हटाकर, अर्थात जो क में जो घुमावदार घुंडी होती है उसको हटाकर लिखा जाता है क्लेश, वक्ता, क्यारी। इसमें क आधा क लगाया गया इसमें, और हफ्ता, दफ्तर, फ की भी घुंडी को हटाया गया है। हलंत के रूप में यहाँ पर कुछ वर्णों में हलंत लगाया गया है, जैसे अद्भुत में द पे हलंत है, गट्ठर में ट पे हलंत है, विद्यार्थी, चिन्ह आदि में। र के संयुक्त रूप, संयुक्त व्यंजनों में र की स्थिति भिन्न है, अतः इसे भली प्रकार समझ लेना आवश्यक है।
जब र स्वर रहित होता है तो अपने से आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे पर्वत, धर्म, कर्म, वर्षा आदि। इसे रेफ कहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर र लगा हुआ है ये आधा र है और ये अपने से आगे आने वाले वर्ण के ऊपर, यानी कि हम जो पर्वत, प के बाद पर्वत में हमें व के ऊपर र लगाना पड़ेगा। र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे वाली पाई में टेढ़ी रेखा के रूप में लगाया जाता है, जैसे प्रसन्न, चक्र, क्रम, चंद्र आदि। ग है नीचे से गोल तली वाले वर्ण जिसके नीचे घुमावदार होता है, ट, ठ, ड, ढ। यदि स्वर रहित है तो उसके बाद अगर र आता है तो उसको हमें इस चिन्ह के द्वारा लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ट्रेन आदि। स्वर रहित श के साथ र संयुक्त होने पर उसका रूप श्र हो जाता है, जैसे श्रम, परिश्रम, श्रमिक, आश्रम। नुक्ता। फारसी से आए कुछ शब्दों में कुछ ध्वनियों के नीचे एक बिंदी लगती है जिसे नुक्ता कहती हैं। नुक्ता इन 5 अक्षरों के नीचे लगता है, क, ख, ग, ज, फ। हिंदी में ज और फ ध्वनियों में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे शब्द के उच्चारण और अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे सजा, सजा, फन, फन आदि। वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद या ध्वनि विश्लेषण कहते हैं। वर्ण विच्छेद की कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। भारत, भ जमा आ र जमा अ त जमा अ। हिंदी, ह जमा ई न जमा द जमा ई। भाषा, भ जमा आ श जमा आ। हमने आज सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों के साथ मिलने वाले स्वर के रूप को मात्रा कहती हैं। अनुस्वार व्यंजन का प्रतीक चिन्ह है। स्वर अनुनासिक भी होती हैं। अरहित र जब दूसरे व्यंजन के ऊपर लगता है तो उसे रेफ कहती हैं। शब्दों की ध्वनियों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है।